यूरिया डीएपी ज़्यादा खतरनाक है या पेस्टिसाइड जो हम डालते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है? ये देखिए जड़ें अंदर तक जाती है जैसे उन्होंने बताया, और ये खाद हरी खाद का काम करती है, नाइट्रोजन फिक्स का काम करती है। तो ये सबसे पहला प्राकृतिक खेती का सिद्धांत और ज़रूरी चीज़ है। ये प्राकृतिक खेती में 60 से 70% कीड़े बीमारी अपने आप ही कंट्रोल हो जाते हैं ड्यू टू इम्यूनिटी। ये गांठें जो बन गई हैं ये नाइट्रोजन की गांठें हैं, एक तो इसी को फसल को पालती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको यूरिया नाइट्रोजन की। तो हरियाणा में भी एप्पल हो रहा है। देख लो आप, कौन सी वैरायटी है डॉक्टर साहब? ये अन्ना वैरायटी है। यूरिया और डीएपी है, विशेष तौर पे यूरिया सबसे ज़्यादा नुकसान करता है ज़मीन को। ये जो चलता हुआ ट्रैक है, इस ट्रैक के साइड में ड्रैगन फ्रूट लगा रखा है। इस पे कम से कम 12-15 किलो फ्रूट निकल जाता है एक पोल पे 4 पौधे लगते हैं इसमें। अच्छा, कोई किसान अगर लगाना चाहता है तो वो क्या ध्यान रखे इसका? मान लो एक बैग ही डाल रहा है तो फसल ने तो 1/3 ही यूज करना है। यही सोच कर वो 10 बैग डाल रहा है जी, पानी में देसी कपड़े में छान के और उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। एक ऐसा खेत जो सैकड़ों एकड़ में है, एक ऐसा खेत जहां 12 साल से यूरिया और डीएपी नहीं डला है, एक ऐसा खेत जहां बिना रसायन के भी रसायन से ज्यादा उत्पादन हो रहा है। आज हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हैं। वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। ऐसे डॉक्टर हरिओम जी हमारे बीच में हैं, जो हमारे बीच में आज हमारे इस पूरे फार्म के साथी रहेंगे। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। डॉक्टर हरिओम जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको द किसान शो के इस एपिसोड में बहुत हम स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, पूरा फार्म आज विजिट करेंगे, अलग अलग मॉडल से वो भी देखेंगे, हम चलते चलते बातचीत भी करेंगे और आपसे समझेंगे भी इस विज्ञान के बारे में। जी आइए। This episode is sponsored by Surya Pump. ये गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फार्म है 180 एकड़ में। ये सारा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आता है। अच्छा। इस पूरे फार्म पे रासायनिक खेती के नाम पे या रासायनिक केमिकल के नाम पर कोई भी कुछ भी नहीं डाला जाता है इनपुट इसमें। तो टोटल इसमें जो फार्मूलेशन है, बायो फार्मूलेशन है, वो अपने यहीं तैयार की जाती हैं। प्राकृतिक खेती में क्या है कि इसमें हम सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ोतरी करते हैं और उनको बढ़ाने के लिए जो जो बायो फार्मूलेशन हम यूज़ करते हैं वो किसान अपने घर पे ही तैयार कर लेता है। इसकी विशेष और सही बात यह है कि आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, प्राकृतिक खेती की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं खेती प्राकृतिक कैसे हो सकती है, यानी खेती अगर कर रहे हैं तो जैसा हम चाहते हैं वैसा उगाना है, और प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने दिया है वो लेना है। ये दोनों में थोड़ा विरोधाभास है क्या? देखिए, इसको विरोधाभास को मैं दूर कर देता हूँ। देखिए, 2 तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है मेथड बेस्ड सिस्टम, दूसरा होता है रिजल्ट बेस्ड सिस्टम। जो मेथड बेस्ड जो क्रॉपिंग सिस्टम है, फार्मिंग सिस्टम है, उसमें केमिकल फार्मिंग आ गया आपका। अच्छा, मेथड बेस्ड केमिकल डालते हैं तो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं। प्रोड्यूस क्या है वो नहीं देख रहे हम, रिजल्ट क्या है वो नहीं देख रहे हैं। मेथड बेस्ड सिस्टम फार्मिंग सिस्टम है ये। दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये भी मेथड बेस्ड सिस्टम है। अच्छा। इसमें भी आप प्रोड्यूस को नहीं आप टेस्ट करते, इसमें मेथड क्या अडॉप्ट किए गए हैं, प्रोसेस क्या, प्रोसेस बेस्ड कहेंगे आप इसको। अगर प्रोसेस में आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड अडॉप्ट किया तभी ऑर्गेनिक फार्मिंग मानी जाएगा। अच्छा। अदरवाइज प्रोड्यूस कोई आपका गेहूं लेके दिखा देता, धान लेके दिखा देता है, वो नहीं मानी जाती, उसकी टेस्टिंग नहीं होती है। आपने प्रोसेस अडॉप्ट किया है या नहीं किया है तब आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग मानी जाएगी। तो ये दोनों जैसे आपके मेथड बेस्ड एग्रीकल्चर आ गया, फार्मिंग सिस्टम आ गया। दूसरा है रिजल्ट ओरिएंटेड, जैसे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर मैंने बताया आपको। इसमें क्या है, रिजल्ट में देखते हैं क्या हमारी जमीन की ताकत बढ़ी है, क्या पानी की सेविंग हुई है, क्या एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन हुई है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्या मेथड हमने यूज किया है वो ज्यादा मीनिंग नहीं रखता है। अच्छा। अब प्राकृतिक खेती है, ये भी रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसमें भी हमने जीवन की रक्षा की है, यानी कि प्रकृति को उसके बेसिक रूप में पहुंचाने में मदद की है। जो केमिकल फार्मिंग की वजह से या दूसरी मेथड्स की वजह से जो उसमें हानि हुई है, हमने उसको रीजनरेट करने की कोशिश करी है, उसको रेक्यूपरेट करने की कोशिश की है। तो हम प्रकृति की तरफ जा रहे हैं इसमें, इसलिए प्राकृतिक खेती है। पहले मूंग, बाद में धान, इसको कहते चतुर किसान। मूंग का फसल लगा रखा है, और जब हम ग्रीन मैन्योर की बात करते हैं तो सन, ढेचा, मूंग, तिल, ये सब आता है। मुझे लगता है प्राकृतिक खेती का जो शुरुआती चरण है वो ग्रीन मैन्योर है।
बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि किसी भी किसान को अगर प्राकृतिक खेती शुरू करनी है तो वो अगर इस सीजन से शुरू करेंगे तो बेस्ट रहता है। इस सीजन मतलब गर्मियों के सीजन से? गर्मियों के सीजन से, सर्दियों का सीजन जैसे पार हो गया है तो यहाँ क्या है, एडवांटेज क्या रहता है कि यहाँ हम हरी खाद से शुरू कर सकते हैं। हरी खाद जी, क्योंकि ये कच्चा माल है। जैसे इंडस्ट्री में आपको फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना होता है तो कच्चा माल चाहिए होता है। तो ये ढैंचा है, मूंग है, उड़द है, सन हेम्प है। तो ये जो दाल वाली फसलें हैं, ये अगर हम लेते हैं तो इसमें एक तो ये है कि टेप रूट सिस्टम है। टेप रूट मतलब यानी क्या? कि जड़ें इसकी गहराई तक जाती हैं। अच्छा, इसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं, जो दालों वाली फसलें होती हैं। अच्छा। जो अनाज वाली फसलें होती हैं उसमें एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है, वो जाल की तरह हो जाती हैं, ऊपर ही रहती हैं ज़्यादा। तो ये क्या है कि ये सब सॉइल जो लेयर है नीचे वहाँ तक भी जा सकती हैं। अभी हमने शुरुआत में मूंग की खेती देखी, क्यों ज़रूरी है ये भी आपने देखा कि ऑर्गेनिक मैन्योर वो सबसे पहला हमारा जो ग्रीन मैन्योर है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में डॉक्टर हरिओम जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से इसकी जड़ों में, ये देखिए जड़ें अंदर तक जाती है जैसे उन्होंने बताया, और ये खाद, हरी खाद का काम करती है, नाइट्रोजन फिक्स का काम करती है। तो ये सबसे पहला प्राकृतिक खेती का सिद्धांत और ज़रूरी चीज़ है ये। तो देखिए, एक यूरिया जिस संकट के लिए पूरा विश्व आज जूझ रहा है, खास से भारत, यूरिया डीएपी के लिए बहुत लाइन लग रही है, ये इसी शेप में होता है। और ये नेचुरल यूरिया है जो हमारे सन, ढेंचा, मूंग इसके जड़ों में मिलता है, और जो केवल उस फसल के लिए नहीं तो आने वाली फसल के लिए भी बहुत लाभदायक है। ग्रीन मैन्योर बहुत ज़रूरी है। अब दो हमारी जो मेन सीजन है, रबी और खरीफ की फसल, उसमें ग्रीन मैन्योरिंग कैसे करेंगे? देखिए, इस सीजन में कोई दिक्कत नहीं है, किसान कर रहे हैं। मतलब गर्मियों के सीजन में गर्मियों जब खेत खाली हो जाता है, जैसे गेहूं की कटाई होगी या जो रबी की फसल कट गई आपकी, तो अगली फसल लगाने तक आपके पास 2 से ढाई महीने आराम से मिल जाते हैं, जब जायद की समय होता है जब। जी जी जी। तो इसमें आप आराम से ले सकते हैं। क्या क्या लें इसमें? मूंग जैसे आपकी जो मेन किसान लेते हैं, जो मूंग और ढैंचा लेते हैं इस एरिया में, आप सनी भी ले सकते हैं इसमें, सन हेम्प, ठीक है। आप उड़द वगैरह भी ले सकते हैं, यानी कि दालों की फसलें इसमें रखें। कई किसान क्या करते हैं कि इसमें कई तरह के बीज भी मिला देते हैं। ठीक है, जैसे तिल का है, हाँ। जी। उनमें क्या होता है कि अलग अलग, ये बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं इसको, कि ऊपर भी कई तरह के पौधे होते हैं और उसी हिसाब से कई तरह के सूक्ष्म जीवाणु आ जाते हैं नीचे। तो उसमें सबकी कैपेसिटी नाइट्रोजन फिक्सेशन की होती है। तो वो क्या करते हैं, खास तौर पे जहां बारिशें कम होती हैं वहां पे इस तरह का जो मिलाने वाला सिस्टम है ये चलता है। जैसे महाराष्ट्र या उस साइड की आ गई है। यहाँ क्या मेन जो हमें ड्राई मैटर मिलता है वो ढैंचे से, मूंग से मिल जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें, यानी जो फाइनल रिजल्ट देगा, प्रोडक्शन बेस्ड हम बात करें तो वो किसानों के लिए, क्योंकि किसान अल्टीमेटली प्रोडक्शन चाहता है। और मेथड ओरिएंटेड जो आपने बात कही है वो प्रोसेस में से, प्रोसेस जो है वो सरकारी संस्थान या रिसर्च इंस्टीट्यूट वो चाहते हैं। तो ये दोनों में जो किसान का है, जो कि प्रोडक्शन आए अल्टीमेटली, तो किसान तो सबसे पहले उधर ही जाएगा जहाँ रिजल्ट अच्छा है। बिल्कुल सही बात आपकी। तो इसमें खास बात क्या है कि इसमें प्रोडक्शन कम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि जो मेन बेस है वो सॉइल हेल्थ है। सॉइल हेल्थ के साथ जितनी भी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है सारी की सारी जुड़ी हुई है आपकी। अच्छा। चाहे आपका डिप्लीशन ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी अंडरग्राउंड वाटर जो कम होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है। इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग है, डाइवर्सिफिकेशन है, विविधीकरण, रेजिडू बर्निंग है, रेजिडू यानी कि अवशेष प्रबंधन, या यूरिया का अत्यधिक प्रयोग है, या पोषक तत्वों का इम्बैलेंस्ड एप्लीकेशन है। जैसे यूरिया ज़्यादा डाल रहे हैं, दूसरे पोषक तत्व 17 पोषक तत्व हैं उनका इम्बैलेंस हो गया है। फिर पेस्टिसाइड्स का एक इनजुडिशियस यूज हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रयोग हो गया है। सूखा पड़ जाता है, ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं, हैवी मेटल डेवलप हो जाते हैं, सैलिनिटी डेवलप हो जाती है, एसिडिटी डेवलप हो जाती है। जितनी भी समस्याएं हैं, करीब 12-13 समस्याएं हैं, सारी की सारी सॉइल हेल्थ से जुड़ी हुई है। डॉक्टर साहब, ये एक मॉडल पे हम खड़े हुए हैं, ये कौन सा मॉडल है? गन्ना लगा हुआ है, इसके बीच में क्या है? देखिए, ये इंटरक्रॉपिंग का मॉडल है। इंटरक्रॉपिंग? जी। अच्छा। क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है नेचुरल फार्मिंग का। सह फसलें जिसको हम कहते हैं, सह फसलें जिसको बोलेंगे। तो ये काफ़ी किसान इसको अपनाते हैं। जो भी गन्ने की फसल लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे सितंबर अक्टूबर का समय होता है, उस टाइम पे फरोज में गन्ने की बिजाई कर देते हैं। बेड में? फरोज में, बीच में, नालियों में। हाँ ठीक है, नालियों में। जो ऊपर बेड आती है उस पर दूसरी फसल ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आप सरसों भी ले सकते हैं, गेहूँ भी ले सकते हैं, उसमें अनियन, प्याज ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं।
तो 2 फसलें लेने के बाद जो बीच की बेड्स जो होती हैं उसकी मिट्टी आप इनके ऊपर जब थोड़ा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ना, मतलब आप ये कह रहे हैं पहले ये नाली था, नाली था, ठीक है, यहाँ ये बेड थी। थी, अच्छा ये बेड था, ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद फसल कटने के बाद, जैसे इसमें सरसों की फसल कट चुकी है, अब ये बेड इसको डिसमेंटल कर दी हमने, ठीक है ना, ताकि इसको एक पोलराइज हो जाए और इसमें एरेशन का बढ़ जाए अच्छी तरह से। ठीक है। अब इसमें क्या है कि घन जीवामृत डाल के और इसमें ये मिट्टी गन्ने की जो लाइन है इनके साथ लगा देंगे, एक तरह से मिट्टी लग जाएगी, अर्थिंग अप हो जाएगी इनकी। तो इसमें क्या एडवांटेज होगा कि जैसे हमारी जमीनें चिकनी मिट्टी हैं, यानी कि इनमें क्ले कंटेंट ज्यादा होता है, और इनमें क्या होता है, गन्ना गिरता है, रूट ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती। तो अगर हम इनको बेड्स पे ले लेते हैं तो इसमें लॉजिंग भी नहीं आएगी आपकी। जो इंटर क्रॉप्स लिए हैं वो एडिशनल हो जाएंगी, आपकी खर्चा सारा उनसे निकल जाएगा, ये प्योर क्रॉप के तौर पर रह जाएगी। और इससे अब किसान क्या कर रहे हैं, गुड़ है, शक्कर, खंड वगैरह बना के 100 से 150 रुपये किलो तक बेच रहे हैं। खेती में या मनुष्य स्वास्थ्य के लिए या हम पर्यावरण की बात करें, यूरिया डीएपी ज़्यादा खतरनाक है या पेस्टिसाइड जो हम डालते हैं वो ज़्यादा खतरनाक? खतरनाक दोनों ही है, दोनों है। लेकिन अगर हम सॉइल हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वहीं से फिर कीड़े वगैरह शुरू होते हैं, पेस्टिसाइड वहीं से आते हैं। अगर सॉइल हेल्थ अच्छा है तो कीड़े बीमारियां वैसे ही कम हो जाएंगी। और प्राकृतिक खेती में 60 से 70% कीड़े बीमारी अपने आप ही कंट्रोल हो जाते हैं ड्यू टू इम्यूनिटी। सॉइल में ताकत पैदा हो जाती है, रेजिस्टेंस ताकत पैदा हो जाती है। तो जो यूरिया और डीएपी है, विशेष तौर पे यूरिया सबसे ज़्यादा नुकसान करता है ज़मीन को। यूरिया? जी, क्योंकि जब हम यूरिया डालते हैं, मान लो हमने तो 1 बैग ही डाला है, ठीक है, किसान तो सब्जियों में 7, 8, 10 बैग तक भी जा चुके हैं। मान लो 1 बैग ही डाला है तो फसल ने तो 1/3 ही यूज करना है। अच्छा, 30-35% ही यूज करना है। यही सोच करके वो 10 बैग डाल रहा है जी, कि 1/3 यूज और अगली फसल के लिए नहीं बचना इसका कुछ भी सॉइल में, या तो पानी के साथ बह जाना है या एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग कर देनी है। तो ये जो है बाकी जो 2/3 बच जाता है, ये जमीन में जब भी आता है, क्योंकि फसल को जरूरत नहीं है इसकी, फसल ने यूज कर चुकी है। और माइक्रोब्स ऐसा होते हैं उनकी जब तक जरूरत होती है चीजों को लेते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं वो। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है और ड्रैगन फ्रूट के हम बाग में हैं, या ये जो चलता हुआ ट्रैक है, इस ट्रैक के साइड में ड्रैगन फ्रूट लगा रखा है। ये पहले यहाँ नहीं उगाया जाता था, अब ये उत्तर पश्चिम भारत में भी आ रहा है। ये पहले क्यों नहीं है कि इसकी थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती है, ज़्यादा तापमान में ये दिक्कत होने लग जाती है, और ज़्यादा कम तापमान होता है तो उसमें भी इसकी ग्रोथ पे प्रभाव पड़ने लग जाता है। अच्छा, लेकिन जैसे देखो ऊपर गर्मी से बचाने के लिए हमने ये इस तरह से ऊपर शेड की हुई है, और बराबर में आप एक फसलें भी उगा सकते हैं ज़्यादा हाइट की, कोई ढेंचा है, गन्ना है, दूसरी इस तरह की फसलें भी साइड में आप रख सकते हैं। तो अब ये बहुत ही रेमुनरेटिव हो गया है, क्योंकि एक हम इसमें देखते हैं ना तो इस पे कम से कम 12-15 किलो फ्रूट निकल जाता है एक पोल पे। अच्छा, एक पोल पे 4 पौधे लगते हैं इसमें, एक पोल पे 4 पौधे लगते हैं, और एक पौधे पे 12 से 15 किलो उतर जाता है। अच्छा, और अमूमन क्या भाव जाता है अगर देखें तो? ये 200 रुपये प्लस ही जाता है ड्रैगन फ्रूट। अच्छा, और एक हमने पीछे तोला था इसका फ्रूट, तो वो करीब 950 ग्राम का था। 950 ग्राम का। अच्छा, कोई किसान अगर लगाना चाहता है तो वो क्या ध्यान रखे इसका? सबसे पहले तो ये बोल रहे गर्मी से आप थोड़ा गर्मी और सर्दी से इसको बचाना होता है। दूसरा क्या होता है कि इसमें हमारे पास मान लो सर्दियों में कई बार कोई बीमारी वगैरह आ जाती है इसमें, तो इसमें हम जीवामृत का स्प्रे या डेयरी वॉश होता है। डेयरी वॉश क्या होता है? डेयरी के पास जो गड्ढे होते हैं तो उसमें डेयरी का और पशुओं का गोबर, गौमूत्र और पानी जो सफाई करते हैं तो इकट्ठा हो जाता है। वो सोना है खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए। अच्छा, मतलब जो हम गौशाला या ये धोते हैं वो गोबर भी, गौमूत्र भी इकट्ठा हो जाता है उस पॉन्ड में। सोना है, वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की। अच्छा, ये इस तरह से है। इसको आप पानी के साथ भी देते रहिए, इसी को स्प्रे भी करते रहिए। इसके जब हम लगाते हैं, ये कितने दिन का अगर होता है, अगर देखा जाए तो ये परमानेंट पौधा होता है? ये करीब 1 साल में आपको फ्रूट देने लग जाएगा। ठीक है, 1 से 1.5 साल में फ्रूट देने लग जाता है ये। और इसमें मतलब ये नीचे जो सिस्टम है इसका थोड़ा सा नीचे का अनुभव होना चाहिए। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ देखिए आप, ये जो बीच में दिख रही है ना ये रिब निकली हुई है बीच की, ये सेंटर जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना हमारी, इस तरह से ये इसकी बीच की एक
ब्रांच है। ये बहुत अच्छी बात बताएं। ये क्या साहब वो होता है, गैपिंग क्या होती है इसके? अगर ये space- करीब 10-10 पे आप लगा सकते हैं। खेत में आपने लगाना है ना आपने, तो 9x15 या 9x10 अच्छा, लोग 10-10 के फुट के आसपास आप इसमें ये तो लगा आपने सकते हैं। रोड के दोनों साइड लगाया दोनों है। साइड में देखो कितना सुंदर लग रहा है ये, अगर वहाँ तक देखो किसान आप। हाँ, अगर किसान कोई अगर खेत पे लगाता है, बीच में इंटरक्रॉपिंग ले सकता है इसमें? हाँ ले सकता है, बिल्कुल क्या क्या ले बिल्कुल। बीच में कोई फसल ले लो आप, जैसे गन्ने में मैंने बताई, इसमें भी कोई भी ले सकते हो। पीछे जो इंटरक्रॉपिंग की फसल थी हमारी, उसमें बरसीम की फसल थी अभी तक, और दूसरी कोई फसल आप इसमें ले सकते हैं बीच में। तो हरियाणा में भी एप्पल हो रहा है? हाँ, देख लो आप, ये क्या बात वैरायटी हो जाती है मैदानों में। अच्छा, कौन सी वैरायटी है डॉक्टर साहब? ये अन्ना वैरायटी है। अन्ना? जी जी जी। अच्छा, तो ये लगाने का क्या उद्देश्य है आपका? मतलब सेब इस एरिया में होता है ये दिखाना चाह रहे हैं, या बीच में इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं? जी ये देखिए, horticulture? एप्पल एक फ्रूट में देखें तो फ्रूटों का राजा कहा जाता है। तो इसलिए क्या हम यहाँ भी ले सकते हैं इसको? तो इसमें आप देखिए ये किस तरह से लगे हुए हैं आपके, यहाँ भी ये कामयाब हो सकती है। इस पे और रिसर्च करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, खेत को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है। हमने देखा अभी तक छोटे छोटे ड्रम में जीवामृत, घन जीवामृत, ये तो बड़ा टैंक आपने बना रखा है, क्या है ये? देखिए, ये मान लो बड़ा किसान है, या जैसे गुरुकुल का फार्म है 180 एकड़ का, अगर छोटा किसान है तो ड्रम होते हैं। तो ये यहाँ लिखा है पानी 5000 लीटर, 5 लीटर टैंक है ये 5000 लीटर का टैंक है, और गोबर 250 जी। किलो, इसमें गोमूत्र जो- 250। हाँ, गोबर, गोमूत्र, बेसन, गुड़ और मिट्टी। तो ये इसमें एक सिस्टम लिख रखा है। ये 5000 नहीं होगा, टोटल 5000 में से ये घटाना अच्छा, पड़ेगा ये आपको। घटाना हाँ, तो इसमें तैयार करते हैं जीवामृत 5000 लीटर की क्षमता है इसमें। तो इसी में ऊपर मोटर लगा रखी है, इसको हिलाते हैं ना सुबह शाम। सुबह शाम इसको 2 से 3 मिनट और 2 से 3 बार इसको घुमाते हैं। तो इसमें मोटर लगाई हुई है, और इस जो ये मोटर है इसमें गोबर घोल लिया जाता है। अच्छा, इसी में? जी, ठीक है। इस पंप से इसमें चढ़ा दिया जाता है उसको, और जब इसमें से वापस निकालना होता है तो इसी से आगे ये जोड़ दिया गया है पानी के साथ। जो पानी की जो सिस्टम है ना, उसके साथ, इरिगेशन सिस्टम के साथ इसको जोड़ के खेत में चला जाता है, फार्म पे चला जाता है तो ये बिल्कुल इसको भी, हाँ, इसको भी आप पानी में देसी कपड़े में छान के और इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। दो बड़े बड़े प्रश्न डॉक्टर साहब जी। जीवामृत को लेकर के। एक तो जीवामृत में 7 दिनों तक खराब हो जाता है, 7 दिन के बाद कहते हैं 7 दिनों के अंदर इसका उपयोग कर लो, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, किसानों से भूल हो जाती है ये कि इसको या तो बंद करके रख देते हैं तैयार करके, एयर टाइट। एयर टाइट कर देते हैं उसको, तो उसमें हवा वाले जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, उसमें कम हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि मान लो गर्मियाँ हैं तो 3 से 4 दिन में तैयार हो जाएगा। सर्दियों में ये लगभग 1 सप्ताह में तैयार हो जाएगा, 7 से 8 दिनों में। ठीक है। अब हमने एफिशिएंसी देखी है वैज्ञानिक तरीके से, इनकी कॉलोनी बैक्टीरिया की कब तक इफेक्टिव रहती है, जिंदा रहती हैं, ज़्यादा बनी रहती हैं। तो इसमें हमने ये पाया कि गर्मियों में इसको 7-8 दिन में बढ़ने के बाद, 3-4 दिन बढ़ने में लग गए आपके, इसको 7-8 दिन में यूज़ कर लें आप। ठीक है। सर्दियों में जैसे 1 वीक तो आपका तैयार होने में लगा है, तो उसको 2 वीक तक आपको यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक। इससे ज़्यादा अगर टाइम देंगे तो उसमें उनकी पॉपुलेशन कम होने लग जाएगी। अगर आपको स्प्रे करना है न्यूट्रिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको नीमास्त्र वगैरह बना के अलग से उनका प्रयोग कर। इसमें क्या डला है? इसमें नीमास्त्र होता है ये, पानी। हाँ जी, देखिए जैसे 100 लीटर होता है, उसमें 5 किलो नीम के पत्ते होते हैं, 5 लीटर उसमें गौमूत्र होता है, 1 केजी उसमें गोबर होता है। और इस तरह से इनको हम जब इसमें रखते हैं, सुबह शाम इसको घोलते रहते हैं नीमास्त्र को, तो ये लगभग 24 घंटे में तैयार हो जाता है। ये 24 से 48 घंटे में इसको छान के हम स्प्रे कर सकते हैं। कई लोगों का ये कहते हैं बेसन से फफूंद बढ़ने की समस्या खेतों में बढ़ जाती है, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, अगर आपने सही टाइम पे डाल दिया उसको, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रोटीन होता है बेसन में। और प्रोटीन हमने एक्सपेरिमेंट किया है, गुड़ डालने तो कितने बैक्टीरिया होते हैं कॉलोनी, बेसन डालने कितनी होती है, और दोनों को भी डाल दें तो कितनी होती है, तो एकदम से फर्क है, सिग्निफिकेंट। तो वो हेल्प करता है मल्टीप्लाई करने में। फफूंद कब डेवलप हो सकती है, उसको आप लंबे टाइम तक रख लेते हैं, जब टाइम पे अगर उसको यूज़ कर लेते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। डॉक्टर हरिओम जी ने बताया कि प्राकृतिक खेती जहां परंपरा भी है तो आज की ज़रूरत भी है। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। अपनी खेती में लगने वाले इनपुट कॉस्ट को कम करना ये एक लक्ष्य तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने भूमि का स्वास्थ्य भी बढ़ा सकते हैं,
पर्यावरण को भी सही रखने में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं।